स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल सबसे बड़ा खजाना। कार्यक्षेत्र, यदि आपके डोमेन के कारण नहीं तो आप कुछ भी नहीं होंगे। नंदिनी। हन्ना उन्मादी ढंग से चिल्लाई। हन्ना ने अपनी लाइटनिंग से नंदिनी को काफी नुकसान पहुंचाया था, फिर भी यह उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनका समूह एक भी मैजिशियन को बाहर निकालने में नाकाम रहा था। हन्ना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अत्यधिक शर्मिंदगी से मानसिक रूप से टूटने वाली थी। एक डोमेन की शक्ति बेजोड़ थी। एडवांस मैजिशियन के बीच लड़ाई में डोमेन का होना या ना होना निर्णायक कारक बन गया। हन्ना को इस बात का बेहद अफसोस था कि उसने अपना खुद का डोमेन पाने की पूरी कोशिश नहीं की। यदि उसके पास वास्तव में एक होता तो वे वर्तमान स्थिति में ऐसे समाप्त नहीं होते। मैं हारूंगी नहीं, हन्ना को बड़ी शिकायत हुई। उसने अपना लाइटनिंग का चाबुक लहराया और नंदिनी का पीछा किया। यह देखते ही एलिन ने तुरंत अपनी उंगली से तेजी से हवा खींची। हन्ना और नंदिनी को अलग करते हुए एक वाटर शील्ड दिखाई दी। एलिन ने फिर से एक और मैजिक किया। वाटर शील्ड हन्ना को घेरने वाले गोले में बदल गया। चूंकि महिला अपनी लाइटनिंग का उपयोग लापरवाही से कर रही थी, पानी ने तुरंत लाइटनिंग को वापस उसकी ओर प्रवाहित कर लिया। हन्ना अपना धैर्य खो बैठी थी और अपना दिमाग भी। उसने बस यह मान लिया था कि लाइटिंग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। फिर भी झटके से उसके बाल पूरी तरह खड़े हो गए और उसके झुलसे हुए शरीर से काला धुआं उठने लगा। वह बिल्कुल दुखी लग रही थी। नंदिनी ने उस पागल औरत को नजरअंदाज कर दिया। जब उसने आदर्श को अपनी ओर आते देखा तो उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी। हम सभी घायल हैं, क्या हमें चले जाना चाहिए या जारी रखना चाहिए? नंदिनी ने पूछा। उनके साथ कोई हीलर नहीं था और वे यह नहीं बता सकते थे कि उन्हें अपनी चोटों का इलाज करने में कितना समय लगेगा। यदि वे अपनी वर्तमान स्थिति में किसी अन्य टीम से टकराते तो टीम निश्चित रूप से उनका सारा माल लूट लेती। यदि वे उस स्थान को छोड़ने का निर्णय लेते तो वे अभी भी उस लूट को बरकरार रख सकते थे जो उन्होंने अब तक अर्जित की थी। क्या हमें वास्तव में पर्याप्त इक्विपमेंट मिल गए हैं? आदर्श ने पूछा। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जिनकी अभी तक खोज नहीं की गई है। अगर हम अभी चले जाए तो बाकी टीमें हमसे ज्यादा कमाने वाली है, एलिन ने कहा। एलिन नतीजे से बहुत संतुष्ट नहीं थी। सोल ग्रिड सीट पाने के लिए उन्होंने इस लड़ाई में अपनी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर दी थी। लूट वास्तव में खोजे जाने की प्रतीक्षा में जगह जगह बिखरे हुए सोने की तुलना में उतनी प्रभावशाली नहीं थी। नंदिनी और मैं इस तरह वापस नहीं जा रहे हैं। एलिन, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ लूट का माल बांट देंगे, आदर्श ने कहा। आदर्श घावों और चोटों से ढका हुआ था। ज़ॉम्बीज द्वारा छोड़े गए पंजे के निशान, विभिन्न एलिमेंटों के स्पेल द्वारा अटैक किए जाने से जलने के निशान, और उसका चेहरा गंदगी से ढका हुआ था और खून से सना हुआ था। उन्होंने 6 लोगों के खिलाफ जीत हासिल की थी, लेकिन उनकी चोटों की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। उनमें से किसी से भी उनकी जान नहीं जाएगी, लेकिन वे निश्चित रूप से एक बोझ थे। कुछ घावों में जहर था जो धीरे धीरे फैलता और उसके शरीर में घुस जाता। अगर उससे समय पर इलाज नहीं मिल पाता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। वह जो दवा अपने साथ लाया था वह केवल कुछ बेसिक हीलिंग के लिए पर्याप्त थी। अगर हम रुकने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें एक हीलर ढूंढना होगा। आपकी टीम में हीलर कौन है? एलिन हार मानने को तैयार नहीं थी और दूसरों को शेष लूट का दावा करने देने को भी तैयार नहीं थी। ओह, वह उस समूह के साथ है जिसे पहले जैक ने डरा दिया था, आदर्श ने शांति से उत्तर दिया। एलिन केवल कुटिलता से मुस्कुरा सकती थी। और तुम्हारा क्या हाल है? नंदिनी ने पूछा। वो आदमी भी भरोसेमंद नहीं है। इस बारे में कैसा है, हम देखेंगे कि क्या कोई हीलर है जो ऑब्जर्वर ईगल्स के साथ अकेला है, और हम हीलर के साथ कुछ लूट का व्यापार करेंगे और उस व्यक्ति से हमें ठीक करने के लिए कहेंगे, हेलिन ने कहा। यह काम कर सकता है, आदर्श ने सिर हिलाया। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं? आदर्श ने कहा। हम अब दूसरों को नहीं लूट सकते क्योंकि वे निश्चित रूप से अब तक सतर्क हो जाएंगे। सुदूर स्थानों पर और अधिक लूट छिपी होनी चाहिए। जब जंगल में खजाने की खोज करने की बात आती है तो केवल गंध की तीव्र समझ और महान अनुभव वाले छात्र ही उस लूट को ढूंढ सकते हैं, एलिन ने कहा। हमारी टीम के पास ऐसा कोई खोजक नहीं है। हंटरों के समूह में खोजकर्ता एक सामान्य भूमिका थी। जंगल में घूमने वाले हंटरों के एक समूह में आमतौर पर एक अनुभवी नेता होता है
जो आपातकालीन स्थितियों में सदस्यों को कमान सौंपता है। डेमन प्राणियों के खिलाफ लड़ाई के लिए मजबूत योद्धा। एक व्यक्ति जो दवा की आपूर्ति या हीलर के साथ टीम के साथियों को ठीक करने में अच्छा था, और गंध, वृत्ति और अनुभव की प्रभावशाली समझ वाला एक खोजकर्ता जो आमतौर पर उस खजाने की खोज करने का प्रभारी था जिसे अन्य लोग चूक गए थे। यह एक झरना, एक अयस्पशीय क्रिस्टल, मौलिक सीट, जड़ी बूटियां या दुर्लभ लूट हो सकता है। एक सक्षम खोजक एक अभियान पर निकले हंटरों के समूह के लाभ को तय करने में महत्वपूर्ण कारक था। इस प्रकार अधिकांश समूह मजबूत मैजिस्ट्रियों के बजाय एक विश्वसनीय खोजकर्ता को प्राथमिकता देंगे। चूंकि हंटर यूनियन खजाने की खोज का प्रभारी था, इसलिए जिन स्थानों पर उन्होंने लूट को छुपाया वे निश्चित रूप से छात्रों के कौशल का परीक्षण कर रहे होंगे। आदर्श एक शुद्ध सेनानी था। उसने अकेले लड़कर हंटर मास्टर की उपाधि हासिल की थी क्योंकि उसकी साथी चुटकी एक उत्कृष्ट खोजकर्ता और कमांडर थी। आदर्श का मानना था कि अगर चुटकी यहाँ होती तो वे आसानी से ही कुछ सेकंड में ढेर सारा खजाना ढूंढ सकते थे। चुटकी की बेजोड़ बुद्धिमत्ता छोटे से छोटे सुराग से भी साहसिक अटकलें लगा सकती थी और उसकी अटकलें हमेशा सटीक रहती थी। तीनों तेजी से चले गए नदी के निचले हिस्से में और रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि अभी भी अंधेरे में कोई और छिपा है या नहीं। एक सुनसान जगह ढूंढने के बाद आदर्श अपने घावों का इलाज करने के लिए एक चट्टान के नीचे बैठ गया। वह जो दवा लाया था वह काफी महंगी थी। आदर्श ने उस विशेष मरहम का भी उपयोग किया जो राधा ने उसे दिया था। जब उन्होंने इसे घावों पर लगाया तो यह काफी प्रभावी था, लेकिन घावों की संख्या बहुत अधिक थी। मरहम कहीं भी पर्याप्त नहीं था और जो दवा उसने बाजार से खरीदी थी वह बहुत अप्रभावी थी। घाव भी बदतर होते जा रहे हैं। लानत है इस दर्द पर, मैं अपना हाथ खो दूंगा, आदर्श ने श्राप दिया। जैक के बिच्छू ने आदर्श को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसने जीव के जहर को थोड़ा सा ही छुआ था, फिर भी वह पहले ही आदर्श की पूरी बाजू में फैल चुका था। अगर उसे जल्द ही अपनी बाजू का इलाज करने वाला कोई नहीं मिला तो उसका इलाज संभव नहीं होगा। एलिन और नंदिनी स्नान करने के लिए आगे बढ़ी। दोनों लड़कियां साफ सफाई को लेकर जुनूनी थी और कड़ी लड़ाई के बाद उनमें निश्चित रूप से खुद को साफ करने की इच्छा थी। कुछ समय बाद दोनों लड़कियां आदर्श के साथ फिर से एकजुट हो गई। नंदिनी को आदर्श को देखकर आश्चर्य हुआ, जो आमतौर पर बैल की तरह मजबूत था। उसका चेहरा पीला था, उसका माथा ठंडे पसीने से लथपथ था। उसने पूछा, आपकी चोटें बहुत गंभीर है, हम इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? एलिन को पता चला कि आदर्श की हथेली काली हो गई है। उसने जल्दी से उसकी बाजू ऊपर कर दी। आदर्श की पूरी बाजू काली देखकर दोनों लड़कियां हैरान रह गई। जहर जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक खतरनाक था। मैं अभी भी थोड़ी देर और रुक सकता हूँ, क्या तुम्हें कोई हीलर मिला? आदर्श ने पूछा। मैंने क्या, लेकिन हीलर काफी खास है, एलिन ने कहा। एलिन ऑब्जर्वर ईगल्स को सभी दिशाओं में उड़ान भरने के लिए नियंत्रित कर रही थी। वह अंतरिक्ष के विभिन्न कोनों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने मानसिक एलिमेंट की ऊर्जा खर्च कर रही थी। कितना खास? आदर्श ने पूछा। उस आदमी ने खजाने की खोज शुरू करने के बाद से लड़ाई नहीं की है। उसने बस एक स्पष्ट स्थान ढूंढ लिया और अपनी सेवाएं बेचने के लिए एक बूथ स्थापित कर लिया, एलिन ने असहाय होकर कहा। बूथ? हाँ, आप वास्तव में एक विशाल जंगल में सभी प्रकार के पक्षी पा सकते हैं। मुझे कहना होगा वह लड़का बेहद स्मार्ट है। वह जानता था कि चूंकि जब लोगों को यहाँ टेलीपोर्ट किया जाता है तो हर टीम विभाजित हो जाती है। कई प्रतिभागी अंततः घायल हो जाएंगे और उन्हें अपना हीलर ढूंढने में कठिनाई होगी। आदर्श ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। यदि कोई मैजिशियन समय पर अपनी चोटों का इलाज करने में असमर्थ होता तो उसकी ताकत तेजी से घट जाती। इस बीच इस तरह के खजाने की खोज में समय बेहद इंपॉर्टेंट था। कोई भी इस चोट को अपने लिए बोझ नहीं बनाना चाहते थे। वे अपनी चोटों का इलाज करने के लिए भुगतान करने को तैयार होंगे। यह सच है कि जहां भी झगड़े होंगे वहां व्यापार का अवसर भी होगा। आदर्श को आश्चर्य हुआ कि हीलर किस देश से था, क्योंकि वह व्यक्ति इतना साहसी था कि उसने खजाने की खोज के बीच में कुछ बड़ा लाभ कमाने के लिए एक निजी क्लिनिक खोला। एक पहाड़ पर एक विशाल गर्जना आकाश में गूंज उठी। गधे, हम डाकू भी इतने काले दिल वाले नहीं थे। आदर्श, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो
बस पैसे का भुगतान करें। जहर बहुत घातक है, एक सामान्य चिकित्सक को भी आपको ठीक करने में कठिनाई हो सकती है। एलिन ने आदर्श को समझाने की कोशिश की। अगर उन्होंने आदर्श को नहीं रोका तो वह सचमुच काले दिल वाले डॉक्टर को अपने साथ ले जाएगा। आदर्श पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा था। एक बार ठीक होने पर उसे 100 मिलियन का खर्च आने वाला था। 10 करोड़। आदर्श ने कभी किसी को अपनी चोटों को ठीक करने के लिए 100 मिलियन मांगते नहीं सुना था। उसे बस लाइटनिंग के झटके से गधे की खोपड़ी को उड़ा देने की तीव्र इच्छा थी। दोस्त शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। यह केवल एक 100 मिलियन है और मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो जाओगे। मेरा मानना है कि आप खजाने की खोज से आसानी से 100 मिलियन कमा सकते हैं। आप मेरे जैसे छोटे व्यवसाय के लिए चीजों को कठिन बनाने की जहमत क्यों उठाते हैं? तुम्हें यह समझना होगा कि मुझे भी दुनिया द्वारा तुच्छ समझे जाने की शर्मिंदगी सहनी पड़ती है। यह मेरे लिए आसान नहीं है। स्वीडन का हीलर आश्चर्यजनक रूप से विभिन्न भाषाओं में पारंगत था। वह चीनी भाषा में बेहद निपुण था। आसान नहीं, तुम्हारी तो अधिक से अधिक 10 मिलियन। अब मेरी चोटों का इलाज करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी लूट लूंगा, आदर्श ने अधीरता से कहा। आदर्श, मैं वास्तव में आपका सम्मान करता हूँ। मैंने स्पेनिश टीम के खिलाफ आपका मैच देखा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कितने मजबूत हैं और मेरा मानना है कि आप इस वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक है। हालांकि ईमानदारी से कहूँ तो आवेग में आकर कार्य करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने आपसे एक निश्चित दूरी पर रहने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैंने एक डिफेंस खड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि सबसे मजबूत एडवांस मैजिशियन को भी डिफेंस को तोड़ने में 4 सेकंड से अधिक की आवश्यकता होगी और 4 सेकंड के भीतर मैं टेलीपोर्ट स्क्रोल को कुचल सकता हूँ और भाग सकता हूँ। आपकी चोटों को देखते हुए आपको जल्द ही टेलीपोर्टिंग स्क्रोल का भी उपयोग करने की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, आइए हम दोनों के लिए इसे मुश्किल ना बनाएं। स्वीडन के चिकित्सक, जिसका नाम टोनी था, ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। ऐसा नहीं था कि आदर्श के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसे यह बेहद अनुचित लगा जब उसे पता चला कि मोटा हीलर इतना पैसा कमाने में सक्षम था, जबकि यह सिर्फ यहाँ बैठकर कुछ हीलिंग स्पेल बोलता था, जबकि उसका फैन जू बेंटेड ग्रुप बेहद कड़ी मेहनत करता था। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। मुझे परवाह नहीं कि हम दोनों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही काफी कुछ कमा लिया है। आदर्श एक बैल की तरह जिद्दी था। वो आदमी आपे से बाहर हो गया था। यदि किसी को ठीक करने में वास्तव में 100 मिलियन का खर्च आता तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर जीवी को पार्जन करने की कोशिश करने के बजाय राधा, जो पाथिर मंदिर की एक हीलर थी, को आसानी से अपने साथ ले जा सकता है। ऐसे मत बनो। हम अभी सभी अपने अपने तरीके से जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी लाभ चाहते हैं। इससे का क्या ख्याल है? मैं तुम्हें मुफ्त में ठीक कर सकता हूँ, टोनी ने कहा। नहीं, लेकिन आदर्श ने उदासीनता से कहा। स्वीडन हीलर एक शरारती व्यापारी की तरह मुस्कुराया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करूंगा। मेरे पास आए लोगों के अंतिम समूह से कुछ दिलचस्प जानकारी मिली है और मुझे विश्वास है कि आप जैसे किसी व्यक्ति को इसमें बेहद दिलचस्पी होगी। जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उस व्यक्ति ने आगे कहा, क्या आप जानते हैं कि हंटर यूनियन ने वास्तव में खजाने की खोज के लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार किया है, जैसे कि सोने की रेत के ढेर में एक विशाल हीरे को छिपाना, किसी के खोदने का इंतजार करना। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, झील घाटी का म्यास्मा। आदर्श ने नंदिनी की ओर देखा, नंदिनी ने एलिन की ओर देखा और एलिन ने एक पल के लिए सोचा और अंत में कहा, मैंने इसके बारे में कुछ सुना है लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ। तो यह पता चला कि आप लोग अच्छे व्यवहार वाले हैं। सच तो यह है कि खजाने की खोज से पहले कई छात्र अपने गुटों या तीसरे पक्षों के माध्यम से सबसे बड़े खजाने के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे थे, क्योंकि कोई भी जानकारी उन्हें दूसरों से आगे कर देगी। खजाने की खोज शुरू होने के बाद कुछ टीमों ने अन्य खजाने की खोजों करने की जहमत भी नहीं उठाई। वे सभी सबसे बड़े खजाने को खोजने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, स्वीडन के मोटे व्यापारी ने कहा। क्या इसका मतलब यह है कि खजाना बाकी सभी चीजों से अधिक मूल्यवान है? आदर्श ने उत्साह से कहा। बिल्कुल, टोनी हंसा। उसकी नजरें कभी कभी विकृत तरीके से नंदिनी और एलिन पर चली जाती थी। कहो, क्या तुम्हें मालूम है कि यह खजाना कहाँ है? आदर्श ने पूछा। मैं इसके बारे में केवल कुछ जानता हूँ। मैंने इसके
केवल उस टीम से बारे में जाना जो मेरे पास आई थी। वे नहीं जानते थे कि मैं एक साउंड मैजिशियन हूँ। टोनी ने हंसते हुए कहा। आदर्श ने उस आदमी की ओर देखा। उसे यह समझने में परेशानी हो रही थी कि टोनी जैसा मोटा लालची आदमी स्वीडिश टीम का प्रतिनिधि क्यों था, जबकि उनके अधिकांश सदस्य प्रभावशाली शक्ल सूरत के साथ सुरक्षित दिखते थे। किसी तरह जब भी वो आदमी मुस्कुराता था, आदर्श को उसे पीटने की तीव्र इच्छा होती थी। तो हमें इसके बारे में बताए, आदर्श ने कहा। हर किसी को अच्छी चीजें पसंद है और यह मेरा छोटा व्यवसाय मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं पहुंचाएगा, इसलिए मैं सोच रहा था यदि आप खजाना पाने में मेरी मदद करने को तैयार है तो मैं मुनाफा आपके साथ बांट दूंगा। बेशक आपकी टीम के साथी के रूप में मुझे आपकी चोटों को मुफ्त में ठीक करने में बहुत खुशी होगी। टोनी मुस्कुराया। तो आप प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करेंगे? आदर्श को इसकी सबसे ज्यादा परवाह थी। मैं लाभ का आधा हिस्सा लूंगा और बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार बांट सकते हैं, टोनी ने कहा। तब मुझे लगता है कि मैं हम दोनों को अयोग्य घोषित करना पसंद करूंगा। आदर्श ने अपने दूसरे हाथ से एक फ्लेम बुलाई और उसे टोनी के सामने लहराया। आपको हमेशा हिंसा का उपयोग क्यों करना पड़ता है? यदि आप सहमत नहीं हैं तो हम आगे बातचीत कर सकते हैं। टोनी स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था कि आदर्श उसे टेलीपोर्टिंग स्क्रोल का उपयोग करने के लिए मजबूर करे, क्योंकि उसने उतनी कमाई नहीं की जितनी उसे उम्मीद थी। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी टीम में 4 लोग होंगे। एक बार जब हम खजाना हासिल कर लेंगे तो हम प्रॉफिट को समान रूप से विभाजित कर देंगे, आदर्श ने कहा। भाई आदर्श, क्या आप नहीं जानते कि जिस व्यक्ति के पास जानकारी है उसे ले जाना चाहिए? ठीक है, हम इसे आपके तरीके से करेंगे, लेकिन आप सभी को खजाना वापस पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा, क्योंकि एक हंटर यूनियन द्वारा तैयार किया गया सबसे बड़ा खजाना है। अगर हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो इसे सुरक्षित रखना मुश्किल होगा। इसके अलावा हम अन्य पागलों से भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो थोड़ी सी भी झड़प पर हमसे लड़ने में संकोच नहीं करेंगे, टोनी ने कहा। यह तो इसके जैसा ही है। आपको शुरू से ही यह कहना चाहिए था। देखो हमने कितना समय बर्बाद कर दिया है। आदर्श ने मुट्ठी भींच कर ली जिसे वह शुरू से मैं बाहर फेंकने वाला था। उसने एलिन की ओर देखा और कहा, उसके साथ साइकिंग एलिमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे अगर वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। एलिन ने सिर हिलाया। वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि चालाक मैजिशियन उनके खिलाफ साजिश नहीं रच रहा था, इसलिए स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना आवश्यक था। स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी सरल था। इसमें एक मानसिक मैजिशियन व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद उसके दिमाग में एक मानसिक स्पेल स्थापित करता है। स्पेल तभी एक्टिवेट होगा जब व्यक्ति ने अपना वादा तोड़ा होगा। इंग्लैंड में केवल एलिन जैसे प्राचीन प्रसिद्ध कुलों के लोग ही मैजिक करना जानते थे। प्रत्येक मानसिक जादूगर ने इसे नहीं सीखा था। यदि आपने हमसे झूठ बोला या टीम को धोखा देने के लिए कुछ भी किया तो स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मुझे आपका स्थान बता देगा, जिसका अर्थ है कि मैं आपका पीछा कर सकती हूँ चाहे आप कहीं भी भागे। एलिन ने टोनी को चेतावनी दी। किसी किताब को उसके आवरण से मत आंकिए। मैंने ईमानदारी से आपको अमीर बनने का मौका दिया है और मैं टीम वर्क के इम्पोर्टेंस को समझता हूँ। मैं अपने शब्दों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, टोनी ने गंभीरता से कहा। टोनी ने टीम में शामिल होने पर निराशाजनक स्थिति का समाधान किया जिसमें तिकड़ी थी। इसके बावजूद कि वह आदमी कितना अविश्वसनीय लग रहा था, उसके हीलिंग स्पिल काफी प्रभावशाली थे। आदर्श का हाथ जिसे ठीक करने की आवश्यकता थी उस व्यक्ति के हीलिंग स्पिलों के तहत कुछ ही समय में ठीक हो गया। नंदिनी और एलिन भी अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो गई। तीनों ने जल्द ही खुद को स्वस्थ स्थिति में पाया। जहां तक उनकी ऊर्जा के खत्म होने की बात है तो वे उसके पुनः उत्पन्न होने के लिए केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकते थे। टोनी का फर्स्ट एलिमेंट हीलिंग था, उसका सेकंड एलिमेंट साउंड और थर्ड एलिमेंट पॉइजन था। वो उन लोगों के से उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहा जिन्होंने उससे उनकी चोटों का इलाज करने के लिए कहा था, जिसमें सबसे बड़े खजाने के बारे में जानकारी भी शामिल थी। मैंने सुना है कि यह एक झील घाटी में स्थित है। दुर्भाग्य से मैं खोज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है, टोनी ने कहा। क्या आप इसे ढूंढ सकती हैं, एलिन? नंदिनी ने पूछा। मुझे कुछ समय की आवश्यकता होगी।
आप लोग कुछ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ध्यान कर सकते हैं जबकि मैं टोनी द्वारा बताई गई जगह की तलाश कर रही हूँ, एलिन ने कहा। इस बार एलिन ने ऑब्जर्वर ईगल से जानकारी प्राप्त करने की ट्राई नहीं किया। उसने बस माइंड कंट्रोल्स डाला और पास के प्रत्येक ऑब्जर्वर ईगल्स को अपनी आंखों में बदल दिया। उसने ऑब्जर्वर ईगल्स को अलग अलग दिशाओं में उड़ान भरने और जो चित्र वे देख रहे थे उन्हें उसे प्रसारित करने का आदेश दिया। आदर्श ने देखा कि एलिन की पुतलियां तेजी से टिमटिमा रही है, मानो वह स्लाइड के प्रेक्षेपण की तरह अलग अलग दृश्य देख रही हो। आदर्श ने पहली बार किसी को इस तरह से साइकिंग मैजिक का उपयोग करते हुए देखा था। हालांकि आदर्श को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह बहुत व्यवहारिक था, क्योंकि इसने मानसिक जादूगर को एक विशाल क्षेत्र में डीमन प्राणियों के क्षेत्र से बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी थी। एलिन एक ही समय में केवल 12 ऑब्जर्वर ईगल्स को नियंत्रित कर सकती थी। ऑब्जर्वर ईगल्स ने दूर तक उड़ान भरना जारी रखा और एलिन ने अपना ध्यान उन दृश्यों पर केंद्रित रखा जो ऑब्जर्वर ईगल्स द्वारा प्रदान की गई थी। कुछ समय बाद जब आदर्श की आधी से अधिक ऊर्जा वापस आ गई तो उसने एलिन को उन्हें जागते हुए सुना। टोनी लगभग सो चुका था। उसने अपनी आंखें मली और कहा, महान डचेस एलिन, क्या आपको झील मिल गई? मैंने कई स्थानों की जांच की है, लेकिन मुझे लगता है कि एकमात्र स्थान जो टॉपिक पर फिट बैठता है वो उस पर्वत श्रृंखला के अंत की ओर है। पूरी जगह में घाटियां, खाड़ियां, घाटियां और खड्ड है, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं है। वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो झील जैसा दिखता हो, लेकिन उस स्थान के ऊपर एक काला मियास्मा तैर रहा है। जब मैंने उस स्थान की जांच करने के लिए एक ऑब्जर्वर ईगल्स को मियास्मा में भेजने की कोशिश की तो वह तुरंत मर गया। मैं नहीं बता सकती कि क्या यह वह जगह है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, एलिन ने कहा। मुझे याद है, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, उन लोगों ने कहा कि उन्हें एक सुरक्षित प्रवेश द्वार ढूंढना होगा, क्योंकि जगह कुछ प्राकृतिक जहरीली गंदगी से घिरी हुई है। मुझे लगता है कि यह वह जगह है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, टोनी ने कहा। क्या आपको यकीन है? आदर्श ने पूछा। हाँ, शुरुआत में मैं भी काफी उत्सुक था, क्योंकि जिस स्थान का वे वर्णन कर रहे थे वह मुझे झील जैसा नहीं लग रहा था। एक झील पानी से भरी होनी चाहिए, लेकिन उनमें से किसी ने भी पानी का उल्लेख नहीं किया। इसके बजाय वे जहरीले मियास्मा का उल्लेख करते रहे। मैंने शुरू में सोचा था कि मियास्मा उन्हें झील घाटी में प्रवेश करने से रोक रहा है, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मियास्मा घाटी पर मंडरा रहा होगा। मेरा मानना है कि यह वह जगह है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, टोनी ने आत्मविश्वास से दावा किया। अभी हम जहां हैं वहां से यह काफी दूरी पर है और हम इस स्थान का अधिक समय तक नहीं रह सकते इस समय। आइए तुरंत चले, एलिन ने कहा। जरूर। बिना किसी देरी के चारों तुरंत उस घाटी की ओर चल पड़े जो एलिन को मिली थी। पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी नहीं लग रही थी, लेकिन जब वे उस पर तेजी से दौड़ रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि स्थान संकुचित हो गया है। जैसे जैसे वे पर्वत श्रृंखला के अंत तक यात्रा करते रहे, अंततः उन्होंने एक विशाल धंसा हुआ क्षेत्र देखा जो घने काले मियास्मा से ढका हुआ था और दूर से यह एक काली झील जैसा दिखता था। काली मियास्मा झील किसी बेसिन में बनी सामान्य सपाट झील नहीं थी। इसके कुछ क्षेत्र समतल थे, कुछ संकीर्ण दरारों से युक्त थे और कुछ पर्वत शिखरों द्वारा टुकड़ों में विभाजित थे। विशाल झील एक छोटी झील से जुड़ी हुई थी जो पहाड़ के साथ नदी की तरह बहती थी। डूबा हुआ क्षेत्र अलग अलग आकार की झीलों से मिलकर बना था और वे सभी सूख चुकी थी। जब वे पहाड़ की चोटी से नीचे देख रहे थे तो यह काफी शानदार दृश्य था। यह इतना जटिल भूभाग है, यह यहाँ के खजाने को खोजने के लिए समुद्र में सुई निकालने जैसा है। जब आदर्श ने उस जगह पर नजर डाली तो वह सोच में पड़ गया। हंटर यूनियन के लोग कोई अनसुलझा प्रश्न लेकर नहीं आएंगे। मुझे यकीन है वहां नीचे सुराग है, लेकिन सवाल यह है कि हम वहां इतने घने जहरीले मियास्मा के साथ कैसे जा सकते हैं, एलिन ने कहा। हे, क्या आप भूल गए हैं कि मेरे एलिमेंट क्या है? पॉइजन मेरे लिए महज क्षुद्र वार्धर के अलावा और कुछ नहीं है, टोनी ने हंसते हुए कहा। टोनी को घाटी की ओर जाने वाली एक अपेक्षाकृत क्रमिक ढलान मिली। जहरीला मियास्मा एक निश्चित ऊंचाई पर तैर रहा था, जिसके बारे में बोलते हुए यह अजीब था कि मियास्मा केवल इतनी ऊंचाई पर ही था और यह झील के पानी जैसा शांत था। हालांकि यह स्पष्ट था कि मियास्मा के तहत घाटी ही उनका गंतव्य था।
आओ, मैं एक अंतर खोलता हूँ, यह केवल कुछ सेकंड तक चलने वाला है, चलो नीचे चले। टोनी अपने काम में बेहद तेज था। उसने तुरंत जहरीली कोहरे की परत में एक छेद खोल दिया। बाकी लोग तुरंत छेद से टोनी के पीछे चले गए। उन्हें आश्चर्य हुआ, जहरीली धुंध के नीचे का स्थान जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा था। जहरीली धुंध की परत लगभग 3 मीटर मोटी थी, लेकिन चारों ढलान पर फिसलते रहे और अंततः 80 मीटर से अधिक यात्रा करने के बाद नीचे कुछ कीचड़ भरी जमीन पर पहुंच गए। आदर्श ने नीचे पहुंचने के बाद ही अपना सिर उठाया। उसने ऊंचे स्थान पर नजर डाली जिसने अधिकांश सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था, और उसका दिल जल्द ही डर से भर गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गहरे समुद्र के गहरे काले तल में गिर गया हो और वह अज्ञात से भरे बर्फीले अंधेरे से घिरा हुआ था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।